नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ महीनों के बाद कैसे विधानसभा की 7 सीटें बढ़ सकती हैं, इस खबर पर आज हमारा फोकस है। यह मोदी सरकार का परिसीमन प्लान है, जिसे आज परिसीमन आयोग ने जारी किया है। पिछले 4 दिनों से जम्मू कश्मीर में इस प्लान को लेकर गुणा भाग चल रहा था। आज इसका ब्लूप्रिंट हमारे पास है। यह नए जम्मू कश्मीर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इसके बाद वहां की विधानसभा में जम्मू और कश्मीर का वजन एक दूसरे के लगभग बराबर हो सकता है। ऐसा क्यों और कैसे होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। वैसे पाकिस्तान को जब से ये सारी जानकारियां मिली हैं, उसके पेट में दर्द हो गया है और बॉर्डर पर उसकी भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ गई हैं। तीसरी लहर उतनी तेजी से आ नहीं रही जितनी तेजी से लोग तीसरी लहर की तरफ दौड़ रहे हैं। चाहे यूरो कप के चक्कर में संक्रमण की खाई में गिरने वाला यूरोप हो, ओलंपिक से ठीक पहले संक्रमण का सरदर्द झेलने वाला जापान हो, या फिर भारत, जहां लोग तीसरी लहर से ठीक पहले जिंदगी न मिलेगी दोबारा वाली मानसिकता में आ गए और सारे कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। इस विश्वव्यापी लापरवाही को आज भारत के लेंस से देखेंगे। कोवैक्सीन के बारे में WHO से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या WHO भारत के स्वदेशी वैक्सीन को जल्द अपनी लिस्ट में शामिल करने वाला है? इसका जवाब थोड़ी देर में आपको देंगे और आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कापा वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ने 109 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की थी। उसमें कापा के 2 मामले सामने आए और 107 मामले डेल्टा प्लस वेरिएंट के थे। ये वेरिएंट भी इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है, इसीलिए खतरा बढ़ा है। वैज्ञानिक इसे डिकोड कर रहे हैं। WHO की नजर इस पर। दिल्ली हाई कोर्ट की एक टिप्पणी की वजह से आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में चर्चा तेज हो गई है। तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज में जाति, धर्म और समुदाय से जुड़े फर्क खत्म हो रहे हैं। इस बदलाव की वजह से शादी और तलाक को लेकर दिक्कतें होती। युवा पीढ़ी को इससे बचाना होगा। संविधान के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो उम्मीद जताई गई थी, अब उसे केवल उम्मीद नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे हकीकत में बदल देना चाहिए। अभी हालात यह है कि देश में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासियों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। इसमें प्रॉपर्टी, शादी, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामले आते हैं। खबरदार में आज सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के परिसीमन प्लान को डिकोड करेंगे, जिसे आज परिसीमन आयोग ने जारी किया है। इसके लिए परिसीमन आयोग पिछले 4 दिनों से जम्मू कश्मीर में डेरा जमा हुआ था और आज इसका रिजल्ट आ गया। परिसीमन प्लान के हाई पॉइंट्स आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद विधानसभा की 7 सीटें बढ़ेंगी। ये परिसीमन साल 2011 की जनगणना के आधार पर होगा और परिसीमन की प्रक्रिया मार्च 2022 तक खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक की थी, उससे साफ हो गया था कि जम्मू कश्मीर में पहले परिसीमन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएंगे और चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस बहाल किया जाएगा। यानी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में मोदी सरकार का जो 3 सूत्रीय एजेंडा है, उसमें परिसीमन की प्रक्रिया पहला कदम है। अभी जम्मू कश्मीर में सीटों की क्या स्थिति है, यह भी आपको हम बताते हैं। पिछले चुनाव तक जम्मू कश्मीर में कुल 87 विधानसभा सीटें थी। पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना और 4 सीटें लद्दाख के हिस्से में चली गईं। इस तरह जम्मू कश्मीर में कुल 83 सीटें रह गईं। इनमें से कश्मीर के खाते में 46 सीटें, जम्मू के खाते में 37 सीटें आईं। अब नए परिसीमन के बाद प्रदेश में 90 विधानसभा सीटें हो जाएंगी। यानी परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव होंगे। लेकिन यह इतना सरल नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, क्योंकि परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर के सियासी समीकरण भी जो बदलेंगे। इसीलिए जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सियासत के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पर आपत्तियां दर्ज करवाना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में डिलिमिटेशन का काम चल रहा है। भविष्य में वहां चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के MLA हो, जम्मू कश्मीर के मंत्रीगण हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रीगण हो, नई ऊर्जा के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़े, इसके लिए देश प्रतिबद्ध भी है और प्रयासरत भी है। पहले देश की जनता से 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से और फिर 24 जून को दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों से पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का जो रोड मैप साझा किया था,
उसमें पहला लक्ष्य है जम्मू कश्मीर का परिसीमन, जिसे मार्च 2022 तक हासिल किया जाएगा। In 2020, this delimitation commission was constituted to carry out exercise on the basis of Census 2011 as per Section 62 of the Jammu and Kashmir Act 2019. That is the last available census, and with the mandate to add 7 more seats in the UT and ST seats were also to be provided. As per Section 14(4) of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, it is very clear that 24 seats in the Legislative Assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir shall remain vacant and shall not be taken into account for reckoning the total membership of the Assembly. जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया का आधार क्या होगा, इसे समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि परिसीमन होता क्या है। बढ़ती जनसंख्या के आधार पर वक्त पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं दोबारा निर्धारित करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहा जाता है। परिसीमन का उद्देश्य होता है कि हर वर्ग के नागरिक को चुनाव में प्रतिनिधित्व का समान अवसर मिले। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 4 दिनों से परिसीमन आयोग की टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर थी। इस दौरान वो 280 संगठनों से मिली और उनसे सुझाव लिए। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडलों से भी मीटिंग की। 1995, it was 12 districts, which has gone up to 20 now. At that time, when the last delimitation was done, it was only 12 districts, and now the number of districts have gone to 20. Number of tehsils have gone up from 58 to 270. Difficult terrain in some districts was not acknowledged in earlier delimitation, because many persons are living on a very difficult terrain in hill areas and all, and they informed to the commission that their problems and difficulties were not acknowledged by the earlier commissions. Though population is to be the main criteria for the delimitation. केंद्र सरकार की तरफ से तैयार किए गए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में तय हुआ था कि 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कुल आबादी 1 करोड़ 22 लाख है। इनमें से 68,88,000 कश्मीर और 53,78,000 जम्मू में है। 2001 और 2011 के बीच कश्मीर में जनसंख्या 26% बढ़ी है, जबकि जम्मू में ये आंकड़ा 21% है। यानी परिसीमन में 2011 की जनगणना के आंकड़े कश्मीर के पक्ष में जाते हैं, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता आपत्ति जता रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी की आपत्ति पर आपत्ति जता रही है। एक तो 2011 का सेंसस, उससे पहले 2001 का, उससे पहले 1951 का, तो उस सभी आंकड़ों में जिस प्रकार से एकदम से बढ़ोतरी कैसे हो गई, इसके बारे में ये साफ लगता है कि कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेटेड था और जानबूझ करके वो ज़्यादा पॉपुलेशन दिखाने के लिए इस प्रकार का काम किया गया था। जब हम ये चाहते हैं कि आधार बेस्ड वोट बने, उस आधार पर करें। अगर फर्जी लोग वहाँ पर जनसंख्या डाली गई है तो आधार से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो वोटर्स को भी आधार, खाली पॉपुलेशन को आधार मान करके नहीं करना चाहिए। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद ही लिख के दे दिया, जब कमीशन डिलिमिटेशन बिठाया कि आपको 2011 के सेंसस की आबादी की बुनियाद पे डिलिमिटेशन करना है, तो बीजेपी का वो स्लोगन, वो नारा और वो वादे और वो जो बातें थी वो कहाँ चली गई। इसलिए सवाल ये है कि जब सामने दिखता है सेंसस की रिपोर्ट तो कोई बदल नहीं सकता। बीजेपी को आज हक नहीं और ये बात करने का, क्योंकि बीजेपी ने ही ये मुद्दे उठाए, गरमाए और आज जो है उन्होंने ही कहा कि 2011 के सेंसस पे करो। बीजेपी नेता खुलकर तो नहीं कह रहे, लेकिन उनका दिल कह रहा है कि परिसीमन का आधार जनसंख्या नहीं, मतदाताओं की संख्या होनी चाहिए। इसकी वजह भी है, साल 2019 में संसद में पेश डेटा के मुताबिक जम्मू में वोटर्स की संख्या 37,33,000, वहीं कश्मीर में 40,10,000 मतदाता हैं। यानी जम्मू और कश्मीर दोनों प्रांतों में मतदाताओं की संख्या में काफी कम अंतर है, लेकिन वोटर्स के अनुपात में विधानसभा सीटों का अंतर काफी ज्यादा है। कश्मीर में 46 और जम्मू में 37 सीटें हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में 1995 में हुए पिछले परिसीमन को बीजेपी फ्रॉड बता रही है, लेकिन परिसीमन आयोग की भी अपनी सीमाएं हैं। देखिए, मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ
कि आपका जो जम्मू एंड कश्मीर का जो डिलिमिटेशन पिछला वाला हुआ है, जो 95 में हुआ है, वो किस सेंसस पे हुआ है? वो 1981 सेंसस पे हुआ है, जबकि पूरे मुल्क में जो डिलिमिटेशन हुआ है वो 2001 सेंसस का आधार पर हुआ है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो डिलिमिटेशन है वो साल 81 के आधार पर हुआ है, जिसको कि कितने साल हो चुके हैं? 41 साल हो चुके हैं। 2020 में जब ये कमीशन सेटअप किया गया, देन द लास्ट सेंसस व्हिच इज अवेलेबल इज 2011 सेंसस. So as per this act, is the latest census which is available, and this census will have to be conducted by that, and that is the mandate of Delimitation Commission. कहते हैं कि सियासत में एक का नुकसान दूसरे को फायदा करवाता है, लेकिन इस केस में हालात थोड़े अलग हैं। बीजेपी परिसीमन चाहती है लेकिन प्रक्रिया से खुश नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस परिसीमन चाहती है लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस कह रही है कि पहले राज्य का दर्जा मिले तब परिसीमन, और लगता है कि पीडीपी तो परिसीमन चाहती ही नहीं, इसलिए उसने परिसीमन आयोग के सदस्यों से मुलाकात की जहमत तक उठाना जरूरी नहीं समझा है। इलेक्शन कमीशन पे हमें यकीन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हिंदुस्तान में जमहूरियत मजबूत की, और हमें यकीन है जो स्टील फ्रेम ऑफ ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर की है, ये तीनों जो डिलिमिटेशन कमीशन का हिस्सा है, और हमें यकीन है कि ये हमें इंसाफ मिलेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को। People's Democratic Party has deliberated upon the issue and it has come to the conclusion that it would be in the interest of the people of Jammu and Kashmir that we do not become part of a process that may further compromise the interests of the people of Jammu and Kashmir. राजनीतिक दल अपने अपने फायदे के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो सियासी बयानबाजियों से प्रभावित नहीं होती। अभी फिलहाल जो परिसीमन आयोग ने जानकारी दी है कि वो आशावान है कि अगले साल मार्च तक जो है वो अपनी पूरी प्रक्रिया समाप्त कर लेंगे। वो ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाएंगे, फिर पहली ड्राफ्ट रिपोर्ट बनेगी उसको जनता के साथ साझा किया जाएगा, और अगर किसी को कुछ सुझाव देने हैं उन सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा, और उसके बाद ही आखिरी ड्राफ्ट जो है पब्लिक डोमेन में आएगा, और उसके बाद जो है सीटों का सीमांकन होगा, और उसके बाद ही जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा के चुनाव होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद से ही केंद्र सरकार ने परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी थी। मार्च 2020 में इसके लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में जम्मू कश्मीर के 5 सांसद भी शामिल हैं, जिनकी भूमिका सलाहकार के तौर पर है। इसी साल मार्च में आयोग का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया था। अब परिसीमन आयोग का कार्यकाल साल 2022 में पूरा होगा, और तब तक जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। इस बार परिसीमन की प्रक्रिया में अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 11 सीटें आरक्षित की जाएंगी। अभी जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। इसके अलावा परिसीमन प्रक्रिया में पीओके के लिए खाली 24 सीटों पर गौर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये परिसीमन आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। परिसीमन को लेकर सियासी बयानबाजियों को अलग रख दे तो जानकारों का मानना है कि अगर पारदर्शी तरीके से परिसीमन हुआ तो 7 सीटों में से अधिकतर जम्मू के खाते में जाने की संभावना नजर आ रही है। इसके पीछे तर्क यह है कि सीट बढ़ाने के लिए आबादी के साथ साथ भूभाग, क्षेत्र की प्रकृति जैसे पैमानों को भी आधार बनाया जाएगा। आज परिसीमन आयोग ने भी ये बात साफ कर दी है। अब आपको जम्मू कश्मीर में परिसीमन के इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां हम देते हैं। जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों का परिसीमन तो पूरे देश के साथ ही होता रहा है, लेकिन विधानसभा सीटों का परिसीमन अलग से होता रहा था। इसी वजह यह थी कि आर्टिकल 370 लागू होने के चलते राज्य की विधानसभा का परिसीमन राज्य के संविधान के तहत तय होता था, जबकि लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए भारतीय संविधान ही लागू होता था। जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद से अब तक 3 बार 1963, 1973 और 1995 में ही विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ। आखिरी बार 1995 में जब परिसीमन हुआ तब 1981 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया गया था, क्योंकि राज्य में 1991 में जनगणना ही नहीं हुई थी। फिर 2001 की जनगणना के बाद जम्मू कश्मीर में कोई परिसीमन नहीं हुआ, यहां तक कि जम्मू कश्मीर विधानसभा से एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जिसमें परिसीमन पर 2026 तक के लिए रोक की बात थी। और ये सब हुआ था धारा 370 को औजार बनाकर, जिसे खत्म हुए 2 वर्ष अब बीत चुके हैं, और अब करीब 26 वर्षों बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा और विधानसभा चुनाव भी होंगे। बस धारा 370 नहीं लौटेगा।
370 को लेकर जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राय है, लेकिन परिसीमन सिर्फ राजनीतिक दलों की राय से नहीं होगा। उसमें जम्मू कश्मीर के सामाजिक संगठनों से लेकर आम लोगों तक की राय और सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। परिसीमन पर नेताओं की राय के बाद आपको जम्मू के लोगों की राय भी सुनवाते हैं। आप क्या समझते हैं, एक जम्मू के निवासी होने के नाते क्या चाहते हैं आप? ये जो डीलिमिटेशन का बड़ी देर से शोर था कि डीलिमिटेशन होनी चाहिए जिससे जम्मू की सीटें बढ़नी चाहिए, और अब अगर सरकार इस काम को कर रही है तो इसको सही ढंग से करना चाहिए। ये नहीं कि पुराने सेंसर के तहत करना चाहिए जो हुआ था, जो नया इस पर जो स्थिति है उसके साथ होना चाहिए। और एक बार जब डीलिमिटेशन होने लगी है उसको सही ढंग से होना चाहिए। जिसकी ज़्यादा सीटें जहाँ सीटें बढ़ती है उधर सीटें बढ़नी चाहिए। अब जम्मू प्रॉविंस में देखिए कितना इसका एरिया है, मगर इधर सीटें कम है, मगर इन सीटों को बढ़ाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो गवर्नमेंट का डिसीजन जो भी होगा वो तो बेटरमेंट के लिए ही होगा J&K की। बाकी जम्मू को कुछ ध्यान देना चाहिए यहाँ के लिए, जम्मू के लिए, कि जो वही चीज़ करनी चाहिए जो जम्मू रीजन के लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि काफ़ी सालों से निगलेक्टेड रहा है ये रीजन। तो इस वजह से तो कुछ जो भी डिसीजन हो, या शायद अफवाही होगी, होना तो ये चाहिए कि जम्मू रीजन की तरफ थोड़ा तवज्जो देने वाला ही डिसीजन आना चाहिए जिसमें हमें ही बेनिफिट हो, क्योंकि कश्मीर को बहुत देर से मतलब काफ़ी बेनिफिट्स मिलते रहे जो जम्मू को नहीं मिले। जम्मू संभाग के लोगों को 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन हो ये मंजूर नहीं है, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की आधिकारिक पोजीशन, इनफैक्ट बीजेपी की भी आधिकारिक पोजीशन यही है कि 2011 का सेंसस एंटी जम्मू था, फज्ड सेंसस था, टेबल सेंसस था, जिसमें जम्मू की पॉपुलेशन को काफ़ी हद तक कम करके दिखाया गया था। इसीलिए केंद्र सरकार से यही गुहार जम्मू संभाग के लोग लगा रहे हैं कि आप रीऑर्गेनाइजेशन में एक्ट में अमेंडमेंट करके 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाइए, वो एक्सेप्टेबल होगा। इसीलिए एकजुट जम्मू ने भी डिलिमिटेशन कमीशन का बहिष्कार किया है। हमने इसकी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। जम्मू कश्मीर का और कोई समाधान नहीं है जब तक कि आप कश्मीरी पंडितों के लिए, 7 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर घाटी के अंदर एक यूनियन टेरिटरी जिसे हम पनून कश्मीर बोलते हैं वो बनाएंगे, जिसे हम होमलैंड भी कहते हैं। और जम्मू जो संभाग है जिसकी आपने बात की, और जम्मू संभाग का अपना लॉजिस्टिक्स है, उनके अपने तर्क हैं। जम्मू राज्य की मांग जो हो रही है वो सभी एंगल से, हर तर्क से जायज़ है, हम उनका सम्मान करते हैं। दरअसल ये शिकायत सिर्फ जम्मू के लोगों की नहीं है, बल्कि कश्मीर के कई इलाकों में लोग ऐसा ही मानते हैं कि श्रीनगर को लेकर पूरी राजनीति रही, श्रीनगर केंद्र में रहा। जम्मू कश्मीर की जब बात हुई तब सीमावर्ती इलाकों की भी बहुत अनदेखी की गई है। जम्मू कश्मीर के डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को पूरा होने में अभी समय है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अपनी लिमिट क्रॉस करने वाले पाकिस्तान को उसकी सीमा याद दिलाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ प्रहार तेज कर दिया है। अकेले गुरुवार को जम्मू कश्मीर में 3 एनकाउंटर में 6 आतंकी मारे गए, जिनमें 2 सैनिक भी शहीद हो गए। गुरुवार शाम को राजौरी में 2 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे। इनके पास से 2 AK-47 राइफल्स और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए। इसके बाद जम्मू कश्मीर के कुलगाम और पुलवामा जिलों में 4 आतंकियों का एनकाउंटर किया गया। बुधवार को भी हंदवाड़ा में हिजबुल का टॉप कमांडर मेहराजुद्दीन उर्फ उबैद सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारा गया। 24 फरवरी को LOC पर नए सिरे से सीजफायर लागू होने के बाद सीमा से आतंकवादी घुसपैठ में कमी आई है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना अब आतंकवादियों को कवर फायर नहीं दे पा रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने आतंकी मंसूबे रचना छोड़ दिया। अब भी LOC के पास पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को बिठा रखा है जो कश्मीर में घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं। आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में यह खुलासा जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने किया है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद तीसरी लहर की तरफ दौड़ने वाले लापरवाह लोगों को आईना दिखाएंगे और कोवैक्सीन को लेकर उस शुभ संकेत की बात भी करेंगे जो WHO से आई है। आप रहिए खबरदार। आप देख रहे हैं खबरदार। तीसरी लहर तो अपनी रफ्तार से आएगी, क्योंकि हर महामारी में ऐसा होता है। लेकिन उन लोगों का क्या किया जाए जो पूरा दम लगाकर कोरोना की तीसरी लहर की तरफ दौड़ रहे हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में यही हो रहा है।
कोरोना के केस कम होते ही सब कुछ खुलने लगा है। यूरोप में यूरो कप हो रहा है, जापान में ओलंपिक की तैयारी हो रही है, भारत में भी मसूरी और शिमला जैसे हिल स्टेशंस में सैलानियों की भीड़ है और सीधे सीधे तीसरी लहर को न्योता दिया जा रहा है। जापान में ओलंपिक खेलों का जोरदार जश्न हो, या फिर यूरोप में यूरो कप का शोर, फ्रांस के कान में 72वें फिल्म समारोह के रेड कारपेट की चमक हो, या फिर पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध स्पेन की बुल फाइटिंग। गजब का जोश है, सड़कों पर फुल रौनक है, चकाचौंध की कोई कमी नहीं। जापान से लेकर यूरोप तक दो बातें कॉमन हैं। पहला, लोग जोश में हैं और दूसरा, इस जोश में होश खो बैठे हैं। भारत की ये तस्वीरें भी पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही हैं। मसूरी से लेकर मनाली और शिमला तक हिल स्टेशन कोरोना स्टेशन बन चुके हैं। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, इन दिनों छुट्टियां मना रहे लोगों का यही मंत्र है। महीनों से डर और दबाव में जी रहे लोग इस समय की छूट को पूरी तरह इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं कि पता नहीं आगे मौका मिले या ना मिले, लेकिन ऐसी लापरवाहियां तीसरी लहर को खुला न्योता है। समारोह, आयोजन, बाजार, रैली, गेट टुगेदर, हर जगह एक जैसी लापरवाही आपको दिखेगी। सोशल डिस्टेंसिंग मजाक बनकर रह गई है और लोग मौका मिलते ही मास्क तक उतार देते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल चूर चूर हो चुके हैं और तीसरी लहर तेजी से आने की भूमिका बन रही है। ऐसे ही चलता रहा तो लहरें आती रहेंगी और संकट खत्म नहीं होगा। क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए? क्या जरूरी नहीं कि हम समझे कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में हमारे इस एक्टिविटी लैक ऑफ फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लिंक्ड है? हमें सबको फिर भी यह समझने की जरूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। हम सबके लिए जरूरी है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हम एक मिसप्लेस्ड बिलीफ, क्या हम एक यह फैक्ट कि देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशंस को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है और जरूरी है कि इसको समझते हुए कोविड सेफ बिहेवियर का पालन हम एक न्यू नॉर्मल के रूप में कंटिन्यूड बेसिस पर अपने जीवन में करते रहें। लापरवाह लोगों से जापान भी परेशान है। वहां ओलंपिक मशाल के साथ महामारी का नए सिरे से उद्घाटन हो गया। गुरुवार को टोक्यो में अचानक 896 नए कोरोना मरीज मिलने से स्वास्थ्य मंत्रालय के कान खड़े हो गए। आनंद फानन में जापान सरकार ने 22 अगस्त तक टोक्यो और ओकिनावा इलाके में कोरोना इमरजेंसी का ऐलान किया। महामारी के कारण एक साल से टल रहा ओलंपिक जापान में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होना है। अब ओलंपिक पूरी तरह से आपातकालीन नियमों के तहत आयोजित किया जाएगा। जापान के प्रधानमंत्री ने टोक्यो के निवासियों से घर में रहने और टीवी पर ही खेल देखने की अपील की है। डेल्टा वेरिएंट की चिंता ने जापान की हालत खराब कर दी है। टोक्यो में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह लोगों का ज्यादा बाहर निकलना और वो भी तब जब नया डेल्टा वेरिएंट असर डाल रहा है, जो अल्फा वेरिएंट के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा फैलता है। डेल्टा वेरिएंट की चिंताओं को किक मारते हुए यूरो कप का लुत्फ उठाना भी इन लोगों को महंगा पड़ने वाला है। इंग्लैंड जर्मनी के बीच खेले गए मुकाबले में भी लंदन के वेम्बली स्टेडियम में करीब 42,000 लोग एक साथ बैठे थे। इनमें से बहुत से दर्शकों ने मास्क नहीं पहना था। इंग्लैंड की शानदार जीत के बाद हजारों लोग सड़क पर उतरकर जश्न मनाते देखे गए। आपको याद दिला दें कि यूरो कप यूरोप के 11 देशों में खेला जा रहा है। पिछले एक हफ्ते में यहां कोरोना के 43% मामले बढ़ चुके हैं। इंग्लैंड में यहां रोज
औसतन 27,000 केस सामने आ रहे हैं। ये जून के मुकाबले 4 गुना है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना की तीसरी लहर के लिए स्पोर्ट्स इवेंट जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। WHO ने जोर देकर कहा है कि इस तरह का बड़ा इवेंट सुपर स्प्रेडर बन सकता है। There are 4 major factors that are driving transmission. One is the virus itself. This is a dangerous virus to begin with. Now we have these virus variants that have increased transmissibility. The second factor is mixing. We know that the social mixing, the social mobility of people is increasing around the world. These events around the world drive transmission because you bring people together if the right interventions are not. तो देश हो या विदेश, समस्या वही है। जरा सा ढील मिली नहीं कि भारी संख्या में लोग एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं, हंसते खेलते प्रोटोकॉल तोड़ते हैं और संक्रमण फैलाने वाले सुपर स्प्रेडर बन जाते हैं। वायरस का डेल्टा वेरिएंट तबाही मचाए हुए है, नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर का सामना कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। तीसरी लहर खुद नहीं आ रही, लोग लापरवाही के साथ तीसरी लहर की तरफ दौड़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। और आपको खबर की पूरी पिक्चर भी बता देते हैं। यूरो कप ने पूरे यूरोप को जिस तरह संक्रमण की खाई में धकेला है, ये देखना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में कोविड-19 मामलों में तेजी से उछाल के लिए यूरो 2020 को जिम्मेदार ठहराया। WHO ने कहा यूरो कप के मेजबान शहरों में फुटबॉल प्रेमियों की भारी भीड़ के साथ साथ बैठने से, पब और रेस्टोरेंट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने से और अलग अलग शहरों में यात्रा करने से नए कोरोना मामलों की संख्या 10% बढ़ी। पब्लिक हेल्थ स्कॉटलैंड के आंकड़ों के अनुसार लंदन में यूरो कप के दौरान मैच देखने गए लोगों में 1991 नए मरीज संक्रमित पाए गए। यूरो कप के मेजबान 11 शहर हैं: लंदन, सेविल, ग्लासगो, कोपेनहेगन, बुडापेस्ट, एम्स्टरडैम, बुखारेस्ट, रोम, म्यूनिक, बाकू और सेंट पीटर्सबर्ग। WHO को आशंका है कि आने वाले दिनों में यूरो कप में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ने से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे। WHO ने इसके 4 बड़े कारण बताए हैं। पहला है नए और खतरनाक वायरस वेरिएंट्स, दूसरा है भारी भीड़ का इकट्ठा होना, तीसरा है सार्वजनिक जगहों पर लापरवाही और चौथा है सबको वैक्सीन न लग पाना। भारत से अभी जो विदेश जाना चाहते हैं वो कहते हैं कि शुक्र है कोविशील्ड लगी है। जल्द ही ऐसा एहसास भारत के देसी फॉर्मूले पर बनी कोवैक्सीन लगवाने वालों को भी हो सकता है। कोवैक्सीन के फाइनल नतीजे अच्छे आने के बाद WHO की ओर से भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कोवैक्सीन पर ऐसा बयान दिया है जिससे WHO का कोवैक्सीन को ग्रीन सिग्नल माना जा रहा है। हालांकि अभी WHO की ओर से कोवैक्सीन पर अपनी मुहर लगाने का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। 1 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की पहली डोज ली, तो ये उनका भारत के वैज्ञानिकों पर भरोसा ही था। 38 दिनों बाद 8 अप्रैल को कोवैक्सीन की दूसरी डोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। देश की सरकार के मुखिया से लेकर खास व आम को अब तक कोवैक्सीन के 4 करोड़ 54 लाख से अधिक डोज लग चुके हैं। कोवैक्सीन डोज लगने के आंकड़े गिनाने का मकसद ये बताना है कि भारत की पहली देसी कोरोना वैक्सीन पर WHO का भी भरोसा बढ़ रहा है। एक इंटरव्यू में WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोवैक्सीन का डेटा अच्छा है। सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक कोवैक्सीन की प्रभावशीलता काफी अच्छी है। डेल्टा वेरिएंट पर प्रभावशीलता थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। इसके सुरक्षा मानक WHO की कसौटी के मुताबिक हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोवैक्सीन अच्छा डेटा दिखा रही है और फिलहाल डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी कार्यरत साबित हो रही है। कोवैक्सीन पर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस भी देखे गए हैं। 60% ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हैं, लेकिन एफिकेसी अभी भी अच्छे लेवल पर है। इसका ये मतलब है कि हालांकि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ थोड़ी बहुत एफिकेसी वैक्सीन की कम हो जाती है, लेकिन वो इतनी भी खराब नहीं है, अच्छी खासी प्रोटेक्शन दे सकती है। कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी का इंतजार है। 23 जून को कोवैक्सीन निर्माताओं की WHO के अधिकारियों से मुलाकात हुई थी। एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन को जब इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली थी, तब इसके अंतिम चरण के ट्रायल चल ही रहे थे। ऐसे में कोवैक्सीन को लेकर हंगामा हुआ था। हालांकि सरकार की ओर से भरोसा दिलाने की कोशिश हुई थी कि भारत के ड्रग्स कंट्रोलर DCGI की मंजूरी कोवैक्सीन के तमाम पहलुओं को परखने के बाद ही दी गई थी। अभी पिछले हफ्ते कोवैक्सीन का फाइनल डेटा आ गया है। तीसरे चरण में
कोरोना के खिलाफ इसकी संपूर्ण प्रभावशीलता 77.8% आंकी गई है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट पर कोवैक्सीन 65.2% प्रभावकारी है। वैक्सीन एक बढ़िया वैक्सीन है जिनके फेज 3 ट्रायल अभी पब्लिश हुआ है और हम मानते हैं कि बहुत जल्द ये WHO का अप्रूवल मिल जाए इनका। कोवैक्सीन का ओवरऑल प्रोटेक्शन है 78% और सीवियर डिसीज से, गंभीर बीमारी से प्रोटेक्शन मिलता है 93%। 93% प्रोटेक्शन हमें मिलता है और इस वैक्सीन का प्रोटेक्शन मिलने के लिए 2 डोज की जरूरत है और 2 डोज लेने से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है ये वैक्सीन से। अब अगर कोवैक्सीन को WHO की हरी झंडी मिलती है तो ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि कोवैक्सीन को इजाजत देने वाले ईरान, नेपाल, मैक्सिको, गुयाना, पैराग्वे, मॉरिशस और फिलीपींस जैसे देशों को भी सौगात मिलेगी। और अब अफगानिस्तान पर चीन की बुरी नजर से आपको एक्स्ट्रा खबरदार करने का समय है। अफगानिस्तान से अमेरिका के बचे हुए 10% सैनिक वापस जा रहे हैं। अमेरिका के 90% सैनिक और बाकी नेटो देशों के सैनिक पहले ही अफगानिस्तान से जा चुके हैं। अभी अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान से नहीं गया है, लेकिन आधे से ज्यादा अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो चुका है। तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान के 197 जिले आ चुके हैं, जबकि अफगान सरकार का सिर्फ 74 जिलों पर नियंत्रण रह गया है। ये 7 जुलाई तक के हालात थे। इस बीच तालिबान ने चीन को अपना मित्र बता दिया है और उसका अपने देश में स्वागत किया है। यानी अफगानिस्तान चीनी विस्तारवाद का अगला आसान टारगेट बन सकता है। अफगानिस्तान में कठिन सुरक्षा हालात के बावजूद वहां के विकास प्रोजेक्ट्स में भारत पिछले कई दशकों से मौजूद है, लेकिन अगर अफगानिस्तान में चीनी दखल बढ़ता है तो भारत को वहां नजर बनाए रखनी होगी। इस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। खबरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।